बीकॉम का फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंस लगातार अपन पढ़ते आ रहे हैं। आज हम जो बात करेंगे वो रिजर्व बैंक का मूल्यांकन। हमने रिजर्व बैंक के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके अर्थ के बारे में जाना, उसके स्थापना के संबंध में विचार विमर्श अपन ने किया, फिर उसके कार्यों के बारे में विवेचन किया। कार्यों के बाद में भारत की अर्थव्यवस्था में सहयोग के बारे में हमने विचार किया। आज जो हमारा विषय है वो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो इसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, किस आधार पे हम इसकी जांच परख करेंगे। तो जांच परख करने के लिए जो अच्छे कार्य किए उनके बारे में विचार विमर्श करना, और जो अच्छों के साथ साथ कमजोरियाँ नहीं हैं, जो कमजोरियाँ सामने निकल करके आई हैं, उनके बारे में विचार करना, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले जो बातचीत हम शुरू करें उसके बारे में हम एक देख लें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी कैसी कौन कौन सी सफलताएं रही, इसके बारे में जब विचार करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक लंबा चौड़ा मार्केट, एक लंबा चौड़ा एक सिस्टम, एक लंबी चौड़ी अर्थव्यवस्था आपको दिखाई दे रही है, जिस अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए धन की व्यवस्था होती है, धन की आवश्यकता होती है। उस धन को व्यवस्थित करने के लिए, उस धन को निर्गमित करने के लिए या उस धन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार अपने प्रयत्न किए। और उसके साथ साथ जो आपको औद्योगिक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो इंडस्ट्रीज चारों तरफ दिखाई दे रही है, जिन इंडस्ट्रीज में उत्पादन होता है, जो इंडस्ट्रीज रोजगार देती हैं, जो आधारभूत ढांचा हमारा मजबूत हो रहा है, जो लोगों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं, इन सब की स्थापना, इन सब के संचालन, इन सब की प्रोग्रेस का मूल जो आधार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो बाजार हैं, विभिन्न प्रकार का जो उद्योग धंधा है, विभिन्न प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं, उन सबको ठीक से संचालित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार प्रयत्न किए। इसके अलावा एक संगठित बाजार का ढांचा हमें दिया। संगठित बाजार के ढांचे का तात्पर्य यहाँ की ऐसी प्रैक्टिसेस मार्केट में नहीं होती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होने के कारण से, जिनको हम माल प्रैक्टिसेस कहते हैं, जिनको हम धोखाधड़ी की बात कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा से जुड़ी हुई जो धोखाधड़ी है, कई बार आप अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हो कि लोग जो है वो नकली मुद्रा चलाने का कार्य करते हैं, या अभी पिछले दिनों आ रहा था क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि ऐसी कोई करेंसी है ही नहीं है, उसको मार्केट में संचालित करने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो दुशासन लोगों के द्वारा मार्केट को छिन्न भिन्न करने के लिए किए जाते हैं, उन दुशासन को कम करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, बंद करने के लिए समय समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पूरे प्रयत्न किए। संकटकालीन स्थितियों में भी आरबीआई ने पूरा अपना प्रेशर लगा करके, पूरी मदद करके, अकाल में, बाढ़ में, महामारी में, इन सब कार्यों में इन्होंने पूरा सहयोग प्रदान किया। जैसे एग्रीकल्चर की बात है, जैसे व्यवसाय की बात है, व्यापार की बात है, वाणिज्य की बात है, उसी प्रकार एग्रीकल्चर भी एक ऐसा मजबूत आधार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया गया है कि आवश्यकता पड़ती है तो कृषकों को, किसानों को या खेती को सुदृढ़ बनाने के लिए जितने भी साधनों की आवश्यकता है, उन साधनों की पूर्ति करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार प्रयत्न जारी कर रखे हैं और करते भी रहेंगे। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो डिस्काउंटिंग हाउसेज, जो एक्सचेंज हाउसेज, जो शाख के सृजन की बात है, यानी क्रेडिट क्रिएशन की बात है, हम ये कह सकते हैं जैसे क्रेडिट क्रिएशन में नियंत्रण की बात है, नियोजन की बात है, या
विभिन्न प्रकार के डिस्काउंटिंग हाउसेज चलते हैं, बड़े बड़े, मूल धन का आदान प्रदान नहीं होकर के एंट्री के आधार पे धन का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करने का कार्य है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की कंट्रोल, जैसे मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन की बात हम कर सकते हैं, डिफ्लेशन की बात हम कर सकते हैं, मुद्रा प्रसार और संकुचन दोनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार कार्य किया है और उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है। विभिन्न प्रकार के जो बाजार हैं उन बाजारों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए धन का उधार देना और उस धन को कलेक्शन करना और समय समय पे दिशा निर्देश जारी करना, विभिन्न प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, विभिन्न प्रकार की जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का संचालन करना और संचालन भी कंज्यूमर हित में करना, या यूँ कह दीजिए लोगों के कल्याण के लिए करना एक महत्वपूर्ण बात है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार प्रयत्न किए हैं और उनको इसमें सफलता भी मिली है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के शोध से जुड़े हुए जो लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, खास करके समाज के जो चिंतक हैं, समाज के जो विश्लेषक हैं या आर्थिक विश्लेषणकर्ता हैं, इन सब को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आंकड़े प्रस्तुत करता है, विभिन्न प्रकार के बुलेटिन जारी करता है। आरबीआई कभी निर्धनता के बारे में देता है, कभी बेरोजगारी के बारे में बात करता है, कभी मुद्रा के बारे में बात करता है, कभी मुद्रा प्रसार के बारे में बात करता है, कभी औद्योगिक डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कार्य यानी डिस्काउंटिंग हाउसेज का है या क्रेडिट क्रिएशन का कार्य, शाख का सदन जिसको हम कहते हैं, हमने लंबा चौड़ा इसमें पढ़ा था, इन सब का कार्य अगर आरबीआई नहीं होता तो कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन की दृष्टि से जब हम बात करें तो आसानी से ये कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई प्रकार की ऐसी सफलताएं, ऐसे सक्सेस प्राप्त की हैं, ऐसे ऊंचाइयां प्राप्त की हैं जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, मजबूत करने, आगे बढ़ाने और संतुलित विकास में सहयोग प्रदान करने का कार्य किया है। ये सब सफलताएं मूल्यांकन की दृष्टि से हमें लगती हैं, परंतु कुछ बातें हमें इसकी सफलताओं के साथ साथ और भी करनी पड़ेंगी कि यहाँ जहाँ सफलताएं हमें दिखाई देती हैं उनके साथ कुछ विफलताएं भी हैं, कुछ कमजोरियां भी हैं, कुछ फेल्योर भी हैं। मैंने फेल्योर को आगे लिखा है। फेल्योर का मतलब जो कमजोरियां हैं, जो असफलताएं हैं, जो विफलताएं हैं वो। और कमजोरी और असफलता की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले मुद्रा बाजार की स्थिति के बारे में आंकलन करना पड़ेगा कि मनी मार्केट जो है वो कैसा है, और मनी मार्केट को सुदृढ़ करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए, वो प्रयत्न इतने पर्याप्त नहीं हो पाए, इतने मजबूत नहीं हो पाए, इतने सुगम और सहज नहीं हो पाए कि मनी मार्केट जो है वो सुदृढ़ बने, मजबूत बने। आज भी मनी मार्केट में सट्टे के बारे में बात की जाती है, बैंक्स के रेट्स के बारे में बात की जाती है, बैंक के संचालन और नियम कानून के बारे में बात की जाती है, तो कहीं कहीं हमें कमजोरी भी नज़र आती है। रुपए का जो आंतरिक मूल्य है वो लगातार स्थिर नहीं रहता। स्टेबिलिटी इन करेंसी एक बड़ा क्या होता है, बड़ा साधन होता है किसी भी प्रधान बैंक के लिए। तो स्टेबिलिटी इन करेंसी नहीं है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, और ये स्थिति हमारी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे मुद्रा में जो विफलताएं हैं वो सबसे बड़ी ये है कि रुपए का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है, और गिरते हुए मूल्य के कारण से बड़ी समस्या बाजार के सामने आती है कि बाहर या विदेशों में या आयात निर्यात में जो करेंसी काम में ली जाती है उसकी मजबूत स्थिति देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा कृषि शाख का जो बोलबाला दिखाई देता है, एग्रीकल्चर के बारे में खास करके जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर अभी इतनी सुदृढ़ और मजबूत नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि जितने टारगेट्स भारत सरकार ने या विभिन्न प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट्स ने रखे हैं, उन टारगेट्स को
प्राप्त करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सफल नहीं हुआ, और सफल नहीं होने के कारण से ये विफलताएं हमें दिखाई देती है। तो एग्रीकल्चर हमारी सिर्फ साधनों के कारण से पिछड़ी हुई है, और साधनों के कारण से पिछड़ी होने के कारण से हमारी एग्रीकल्चर पैदावार की दृष्टि से मजबूत नहीं हो पाई है। इसी प्रकार बैंकिंग संकट को दूर करने में विफल रहा है, यानी विभिन्न प्रकार के जो बैंक हैं वो रोज़ाना फेलियर हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। कभी किसी बैंक को मर्ज करना पड़ता है, कभी किसी बैंक को विलय करना पड़ता है, कभी कोई बैंक घाटे में चल रहा है। इसका मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो उसकी रफ्तार बहुत धीमी है, बहुत कमज़ोर है, और कमज़ोर और धीमी रफ्तार होने के कारण से ये समस्या आती है मुद्रा बाज़ार में कि कौन सा बैंक कब फेल हो जाए। लोगों का विश्वास उठने लग गया, और लोगों का जैसे जैसे बैंकिंग इंडस्ट्रीज पे विश्वास उठता है तो फिर लोगों का धन सुरक्षित कहाँ रहेगा, ये एक विचार सामने आता है। फिर कई बार हम देखते हैं मुद्रा प्रसार के बारे में, तो न तो इनके मुद्रा प्रसार जो है वो कंट्रोल में है और न ही वो स्टेबिलिटी में है, वो नियंत्रण में भी नहीं है और वो स्थिरता भी नहीं धारण किए हुए है। हमेशा मुद्रा प्रसार की बात होती है, और बाज़ार में जो आपको मनी दिखाई देती है, उस मनी की जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतनी तेज़ है कि मार्केट में ऐसा लगता है जैसे किसी प्रधानमंत्री ने किसी प्रकार का कोई कार्य किया ही नहीं हो। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि विदेशी बैंकों से जो ताल्लुकात हैं, विदेशी बैंकों के साथ जो जुड़ाव है, या दूसरे बैंकों में हमारी जो रेपुटेशन है, या मुद्रा का जो बाजार हमने खड़ा कर रखा है, वो एक तरह से सट्टा बाजार दिखाई देता है। रुपये की कीमत लगातार गिरती जा रही है, और गिरती हुई कीमत के कारण से विदेशों में हमारी जो वैल्यूएशन है या विदेशों में हमारी जो स्थिति वो खराब हो रही है। तो ऐसा हम ये कह सकते हैं कि जैसा रिजर्व बैंक की सफलताओं के बारे में जो गुणगान किया गया, उनके साथ साथ अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक की इतनी विफलताएं हैं, चाहे वो मुद्रा बाजार को लेकर के हो, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम को लेकर के हो, चाहे वो मार्केट में डिपॉजिट्स के बारे में हो या एडवांसेज के बारे में हो। एडवांसेज में भी इतना एनपीए है बैंकों का। एनपीए का मतलब ये कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी वो राशि जो डूबत खाते में दिखाते हैं बैंक, और जिसको कुछ समय पर साथ में ये मान लिया जाता है कि ये रिकवर नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में बैंक फेल हो रहे हैं। तो इन विफलताओं को जब हम देखते हैं, जब इनके आंकड़े देखते हैं, तो आंकड़ों में तो दिखाई देता है कि बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन जब वास्तविक पटल पे देखा जाता है या वास्तविकता की स्थिति कहीं इनसे दूर है, तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बहुत सारे कार्य ऐसे करने हैं जो इन विफलताओं को सफलता में बदलना है, और आगे बढ़ाने के लिए वो सफलताएं और जोड़नी है जो अत्यंत ही आवश्यक है।